Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. I am Rifa Jahan from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So as you all know that we are discussing chapter number 13 gaseous exchange. So today the topic of our discussion is respiratory disorders. अब जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैप्टर के तकरीबन इख्तिताम तक पहुंच चुके हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चैप्टर जिस टॉपिक पे होता है उस चैप्टर के लास्ट पे हम बेसिकली उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो ये बेसिकली गैसेज एक्सचेंज रिलेटेड था, रेस्पिरेशन रिलेटेड था, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम इस टॉपिक की बात करें जो कि लास्ट पे आता है इस चैप्टर के, तो जाहिर है हमने फिर जो डिसऑर्डर्स डिस्कस करनी है वो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगी, ठीक है। अच्छा जी, मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दिस इज द मेन टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करना है। ऐसा है कि अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करें ना, मैं आपके साथ सबसे पहले तो ये टर्म आसान कर देती हूँ कि ये होती क्या है, कौन सी बीमारी होती है। डिसऑर्डर्स का तो आपको पता है मतलब कि बीमारियां होती हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब होता है सांस के मुताल्लिक बीमारियां, ठीक है। ये सांस लेने में अगर किसी को मसला आता है तो हम कहते हैं कि इसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। समझ आ गई। अच्छा, अब देखिए मैं आपको कंपेयर करवा देती हूँ, आसान हो जाएगा आपके लिए। कुछ होती है सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है, जिसमें ब्लड रिलेटेड डिजीजेस आ जाती हैं। तो ये मैंने आपके साथ थोड़ा कंपैरिजन शेयर किया ताकि आपको आइडिया हो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स सांस के रिलेटेड और सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स ब्लड के रिलेटेड, ठीक है। अच्छा जी, इस टॉपिक की बात करें ना, ये टॉपिक थोड़ा लेंथी हो जाना था अगर मैं इसको एक ही लेक्चर वीडियो में कवर करती। तो बेसिकली इसमें 4 जो है वो डिसऑर्डर्स आ जाती हैं। नंबर 1 लंग कैंसर, ठीक है। उसके बाद इसमें हम कुछ इसके कॉजेज डिस्कस करेंगे। जो सेकंड डिसऑर्डर है वो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड डिसऑर्डर है वो है एस्थमा, ठीक है। फोर्थ डिसऑर्डर है एम्फीसीमा। अब ये चारों के चारों डिजीजेस हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि फर्स्ट लेक्चर वीडियो में पहले 2 डिजीजेस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो इसका मैं पार्ट आपके साथ शेयर करूंगी उसमें हम बाकी की 2 डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने जो फर्स्ट डिसऑर्डर डिस्कस करनी है दैट इज लंग कैंसर। ऐसा है कि आसानी के लिए मैं आपको बता दूं ना, वो ये कि ये सारे के सारे डिसऑर्डर से आप पहले भी फेमिलियर होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, ये आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। लंग कैंसर की बात करें तो आपके माइंड में यही आएगा कि फेफड़ों रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है। और कैंसर की बात करें तो कैंसर का नाम सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है और ये किसी हद तक ठीक है क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन किसी हद तक ये क्योरेबल भी है, लेकिन उसमें फिर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये खतरनाक बीमारी है, अल्लाह ताला हमें इस खतरनाक बीमारी से महफूज रखे, आमीन। अच्छा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करें ना, बेसिकली तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक हो ना, या फिर आप कह सकते हैं जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, अगर उसकी इंटरनल लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए या उस इंटरनल लाइनिंग में आप कह सकते हैं कि कोई आप कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए या फिर उधर उनकी इंटरनल लाइनिंग में कोई डैमेज देखा जाए, तो वो वजह बनता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग में प्रॉब्लम कॉज करता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को। अब ये होता क्यों है, इसकी थोड़ी इनिशियल कॉज आप समझ लें, वो ये कि कुछ अनहेल्दी एयर की वजह से होती है, या आप साफ सुथरी जब एयर नहीं इनहेल करते तब चांसेस हैं कि आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो। अब वो अनहेल्दी जो एयर है ना बेटा, वो स्मोक भी हो सकता है, सिगरेट स्मोक हो सकता है, या फिर अगर आप कोई पोल्यूटेंट्स जो है उनको इनहेल कर दे, उसके रिजल्टेंट में भी हमें जो है वो कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को देखने को मिलती हैं। अच्छा जी, अब हमने कैंसर की बात करी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर मैं कुछ लोगों को कहूँ कि कैंसर की डेफिनेशन क्या है तो वो कहेंगे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। ये बात ठीक नहीं है। कैंसर को हम ये नहीं कहेंगे कि जी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल हो जाना, क्योंकि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल को हम ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। अच्छा जी, कैंसर की बात करें, बेसिकली इसमें क्या होता है कि काफी सारे ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ट्यूमर्स की बात करें तो ट्यूमर 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 मैलिग्नेंट ट्यूमर, दूसरा ट्यूमर होता है बेनाइन ट्यूमर। अब मैं आपको थोड़ा सा एक फनी हिंट दे दूं ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। जो बेनाइन ट्यूमर है ना, उससे आप ले लें बी से बैठना, वो बैठ जाता है, मतलब वो मूवेबल नहीं है, वो स्पेसिफिक एरिया पे ही ट्यूमर बनता है, ठीक है। स्पेसिफिक एरिया में कोई मसला बनता है, ट्यूमर बनता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है,
ठीक है, लेकिन वो बाकी के ऑर्गन्स को या ऑर्गन का बाकी पार्ट को इफेक्ट नहीं करती। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो एम से आपने हिंट लेना है मूवेबल। ये ऐसा ट्यूमर होता है जो मूव करता है, मतलब कि फैलता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन, लेट्स सपोज लंग्स में ट्यूमर बना, ठीक है, लंग में ट्यूमर बना, वो क्या करता है, वो फैलता है। क्या करता है, फैलता है। अब जैसे वो फैलेगा वो क्या करेगा, वो एक टाइम आएगी, एक स्टेज आएगी, वो पूरे पूरे लंग को डैमेज कर देगा और फिर जो लंग का प्रॉपर फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो समझ आ गई कि कैंसर में क्या करते हैं कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल्स की, जिसको ट्यूमर कहते हैं। मतलब बहुत सारे ट्यूमर्स बन जाते हैं हमारे ऑर्गन्स में। वो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, किडनी में भी बन सकता है, लंग्स में भी बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कह सकते हैं कि हार्ट में भी बन सकता है, किसी भी जगह बन सकता है, किसी भी ऑर्गन में बन सकता है। ठीक है, अच्छा जी। लेकिन अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो उसमें जो स्पेसिफिक हमने एक टर्म यूज करनी है, उनमें जो ट्यूमर बनता है वो मेलिग्नेंट ट्यूमर बनता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये होता कैसे। हमने कहा क्योंकि ये फैलने वाला ट्यूमर है और ये जो सेल्स जो कि डैमेज सेल होते हैं, ये बाकी सेल्स को, जो हेल्दी सेल्स हैं, उनको भी डैमेज करते हैं। ये होता है कैसे, या तो ये इन्वेजन होती है। ठीक है, सिंपल, एक सेल जो है वो दूसरे सेल पे चढ़ाई कर देता है और उसको डैमेज कर देता है, तो अनहेल्दी सेल जो हेल्दी सेल्स को खा रहे होते हैं वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप इसकी डायग्राम देखने को समझे ना, तो डायग्राम में ये लंग दिखाए हैं और यहाँ उन्होंने कैंसर वाला लंग दिखाया है, या फिर आप कह सकते हैं कि लंग में कैंसर दिखाया है, जिसमें क्या हुआ है कि सेल्स डैमेज हुए हुए नजर आ रहे हैं, या जो इंटरनल लाइनिंग है लंग की वो हमें डैमेज की हुई नजर आ रही है। सेल्स जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करती, उस कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। अब क्योंकि ये लंग्स में है तो इसलिए लंग कैंसर कहते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि या तो ये दूसरे को भी छापा मार के ये जंप करके खराब करते हैं, ठीक है, इन्वेजन करते हैं, या फिर ये मेटास्टेसिस के थ्रू भी होती है। मेटास्टेसिस कहते हैं ब्लड के थ्रू, या ये ब्लड से भी फैलता है। जहां जहां ब्लड मूव करेगा वहां वहां ट्यूमर जो है वो मूव करेगा। समझ आ गई। अच्छा जी, लंग कैंसर की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डिसऑर्डर है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि अगर हम कैंसर की बात करें, क्योंकि ये कैंसर लंग की टिश्यूज को या लंग्स के हेल्दी सेल्स को इफेक्ट करती है, वहां ट्यूमर बनती है, इसीलिए हम इसको लंग कैंसर बोलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने डिस्कस करना है कि कॉजेज क्या होते हैं। अगर आप ये डायग्राम समझ जाए तो आपको सारी की सारी स्लाइड समझ आ जाएगी। अब कॉजेज में सबसे बड़ी वजह तो स्मोकिंग है। अगर आप किसी से पूछे ना कि लंग कैंसर की वजूहात क्या है, तो सबसे पहले वो कहेंगे स्मोकिंग करना जी, क्योंकि बहुत कॉमन कॉज है। उसके अलावा एयर पोल्यूटेंट्स, कोई भी एयर पोल्यूटेंट आप इनहेल कर सकते हैं, तो एयर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हद तक इनकी वजह बनती है। उसके अलावा भी बहुत सारी कॉजेज हैं। लेकिन अब हम आते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। ठीक है, आपकी स्लाइड में सिर्फ दो का जिक्र हुआ है, स्मोकिंग का और एयर पोल्यूटेंट्स का। ठीक है, अच्छा जी, कहते हैं कि जो लंग कैंसर की सबसे बड़ी वजह है ना वो स्मोकिंग है, और स्मोकिंग जो है वो बहुत हद तक यंग अडल्ट्स को डैमेज कर रही है। मतलब कि यंग अडल्ट्स बहुत बुरी तरह से थ्रेट बन रहे हैं इस बीमारी का, क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि चांसेस हैं एक बंदा जो स्मोकिंग करता है उसमें 10 गुना ज्यादा चांस है कि लंग कैंसर हो। यही वजह है कि हम कहते हैं कि इसकी बहुत बड़ी वजह जो लंग कैंसर की है वो स्मोकिंग है। ठीक है, एक बंदा जो स्मोकिंग नहीं करता, दूसरा बंदा जो स्मोकिंग करता है, इन दोनों में 10 गुना फर्क होगा। जो स्मोकर है वो 10 गुना ज्यादा इफेक्टेड हो सकता है इस बीमारी से, क्योंकि वो स्मोकिंग करता है। अब बात आती है कि स्मोकिंग में ऐसा क्या चीज है। तो बेसिकली स्मोकिंग में जो हम तंबाकू यूज करते हैं, उस तंबाकू में कुछ कंपाउंड होते हैं तार के। वो जो 10 कंपाउंड है ना तार के, जो कि तंबाकू में मौजूद होते हैं, वो जब स्मोकर इनहेल करता है, स्मोक के जरिए अपने अंदर लेके जाता है, तो वो जो है वो कॉज बनती है लंग कैंसर की। समझ आ गई। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 90% चांसेस ज्यादा है स्मोकर्स में जो स्मोकिंग करते हैं लंग कैंसर की। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी वजह स्मोकिंग मानी जाती है। ठीक है, उसके अलावा कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसे कंजेस्टेड एरियाज में रह रहे हैं जो जिसमें घुटन है, या फिर हवा साफ नहीं है, या पोल्यूटेड एयर आप इनहेल कर रहे हैं, तो उनमें भी चांसेस हो सकते हैं लंग कैंसर के। समझ आ गई। तो स्मोकिंग और फिर एयर पोल्यूटेंट जो है वो मेन कॉजेज थी। उसके अलावा जो हमने सेकंड डिसऑर्डर डिस्कस करनी है दैट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब जो ट्यूबरकुलोसिस है इसको आसान जुबान में टीबी बोलते हैं, जिसको मैंने टीबी कह दिया। अब तो काफी सारे बच्चों को समझ आ गई होगी कि टीबी जो है वो एक बीमारी है, और आपने सुनी भी होगी। ठीक है, बहुत पहले इसकी बहुत हाइप क्रिएट थी।
टीबी से आपके माइंड में यही आएगा कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें खांसी बहुत आती है, ठीक है, और बलगम के साथ खांसी आती है, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, अब यहाँ ना पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस लिखा हुआ है। पल्मोनरी क्यों लिखा हुआ है? आप देखें तो पल्मोनरी का वर्ड हमेशा लंग से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। सो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब लंग्स में जो ट्यूबरक्लोसिस होती है या फिर लंग वाली टीबी, ठीक है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस बाकी सारे ऑर्गन्स में भी हो सकती है, तो उनमें भी टर्म्स डिफरेंट होंगी। क्योंकि हम लंग्स के रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, और ये इटसेल्फ एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखी जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब उन्होंने यही कह दिया कि जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है ये एक लंग्स की बीमारी है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इसमें होता ही है कि जो लंग्स हैं वो इनसाइड अंदर से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और इसके सिम्टम ये है कि बंदे को बहुत ज़्यादा खांसी आती है, ठीक है, टीबी वाले बंदे को बहुत ज़्यादा खांसी आती है। उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं, बलगम के साथ खांसी आती है, बहुत ज़्यादा फीवर होता है उन पेशेंट्स को। उसके अलावा अगर मैं आपको इस बीमारी की नोयत बताऊं तो ये बीमारी फैलने वाली है। उसके बाद कह रहे हैं कि अब हमने इसकी कुछ कॉजेज डिस्कस करने हैं, उसके साथ साथ क्योर डिस्कस करेंगे। अच्छा, बायो पढ़ने का बहुत ज़्यादा फायदा ये होता है कि आप आधे डॉक्टर बन जाते हैं। कुछ कॉमन डिजीजेज अगर आप समझ जाए, हम ना सिर्फ उनके कॉजेज समझते हैं बल्कि वो कैसे क्योर कर सकते हैं वो भी समझ सकते हैं, तो आधा तो आप डॉक्टर बन जाते हो, ठीक है। तो कितना एक प्लस पॉइंट होता है बायोलॉजिस्ट को, ठीक है। एनीवेज, हम डिस्कस करते हैं अब टीबी के कॉजेज। सबसे बड़ी वजह जो टीबी की है ना, वो एक बहुत ही मनहूस किस्म का बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, इसकी एक और खास बात है कि ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। अब ये वजह बनता है टीबी की। अच्छा, अगर इस डिजीज की बात करें ना, तो ये जो डिजीज है ना, ये कॉमन है जरा पुअर लिविंग कंडीशन में रहने वाले लोगों की, जो पुअर हैं, जो कि अच्छी फैसिलिटीज नहीं अडॉप्ट कर रहे होते अपने लाइफस्टाइल में, ठीक है, जो कि बेचारे नहीं, आप कह सकते हैं, इस्तेताद रखते हैं कि वो अच्छी लाइफस्टाइल गुजार सकें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसी डाइट ले रहे हैं जो कि अनहेल्दी है, ठीक है, हाइजीनिक डाइट नहीं ले रहे, या फिर उनके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी पोल्यूशन है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका लिविंग स्टाइल जो है वो पुअर है। उस लिविंग स्टाइल में रहते हुए, वो अनहेल्दी खाना खाते हुए, वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होता हुआ जो बंदा है, उसमें बेसिकली ये डिजीज होगी। और क्यों होगी? क्योंकि इस कंडीशन में, जो कि पुअर लिविंग कंडीशन होती है, उसमें माइकोबैक्टीरियम जो है वो फैसिलिटेट करता है, ग्रो कर रहा होता है, उसको बहुत फेवरेबल कंडीशन मिलती है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था, क्योंकि मैं आपको इसके साथ इसकी क्योर भी बताऊंगी कि हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर मेडिकल अटेंशन होती है, जिसके बाद ये बीमारी ठीक होती है। बहुत जल्दी ये चुटकियों में नहीं ठीक होती, टाइम लगता है, ठीक है। टाइम ये लगता है कि प्रॉपर एक कोर्स करना पड़ता है, मेडिकल कोर्स, उसके बाद ये ठीक हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक होने वाली बीमारी है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको कोई क्योर बताऊं ना, तो वो यही हो सकता है कि आप जो है ना, आप एहतियात करें। सबसे बेस्ट जो क्योर होता है ना, वो एहतियात होता है। आप अनहेल्दी खाना ना खाएं, आप साफ सुथरा खाना खाएं, आप अपनी जो न्यूट्रिशन है उसको पूरा करें, ठीक है, आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको साफ रखें, अच्छा करें, बेहतर करें, ठीक है, तो उसमें भी आप टीबी से बच सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 2 डिजीजेज होंगी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। अभी तक हमने सिर्फ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कस किया और लंग कैंसर को डिस्कस किया, उनके कॉजेज, उनके सिम्टम्स, उनके क्योर डिस्कस की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी इस रिलेटेड। मजीद अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बिना झिझक आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तक या फिर इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट तक मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।